दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा ग्रुप बी का आज पेपर हुआ। सुबह की पारी में जो पेपर था वो जीके का पेपर था, फर्स्ट पेपर, और सेकंड पारी में जो है सब्जेक्ट का पेपर हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं यहाँ पर आज आपको 20 प्रश्नों का हल करवाऊंगा और 20 प्रश्नों की समीक्षा भी करेंगे कि किस प्रकार कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहेगा। जिस भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना भी आपको मिल सके। कल आपको कट ऑफ कितनी रहेगी इसका वीडियो भी हिंदी का जो है देखने को मिलेगा। कट ऑफ के बारे में पहले भी जो हमने वीडियो डाले थे वो हमारी सटीक कट ऑफ गई थी पिछली लास्ट बार जो पेपर हुआ था। तो जल्द ही कट ऑफ के वीडियो लेकर भी हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के जो प्रश्न है वो 45 नंबर संख्या पर क्वेश्चन दिया हुआ है। मनोविज्ञान में क्वेश्चन सामान्य पूछे थे, कुछ 4-5 प्रश्न जो है वो बेहतर प्रश्न थे, जिनको हम कह सकते हैं कि अच्छे स्तर के प्रश्न थे। बाकी ठीक ठाक थे 4-5 सवाल, और 8-10 सवाल बहुत ही ईजी थे। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके समक्ष, जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, 45 नंबर का जो प्रश्न है इसको आप देखें। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद या संरचनावाद, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इनको आपको मिलान करना था। और इसमें दो ही, एक तो मनोलैंगिक विकास जो सिगमंड फ्राइड ने दिया, और सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दी। ये दो सिद्धांत ऐसे हैं, और संज्ञानात्मक विकास जो दिया वो पियाजे ने दिया। ये बच्चों को तो पता ही था, तो इनसे ही इसका मेल हो जाता है। बिल्कुल सामान्य था, ऑप्शन ज़्यादा इतने अटपटे नहीं दिए हुए थे, तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा 2 नंबर होगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 49 पर है, शिक्षण प्रतिमान एवं उसके प्रतिपादक का सही युग्म क्या है। मित्रों, इस बार जो है पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। सब्जेक्ट का हो चाहे वो किसी भी विषय का पेपर हो, कोई भी प्रश्न हो, तो उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन का अगर आपको पता है चारों का, तब आप उसके गलत युग्म को पहचान सकते हो। तो इस प्रकार का पैटर्न रहा। तो आगे आने वाली जो भर्ती है उसमें भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। 49 जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक का सही युग्म। तो सही युग्म यहाँ पर 3 आपको असत्य पता रहेगा, यानी एक सही पता रहेगा, चारों का पता रहेगा, तभी ये जो है इसका आंसर निकलेगा। तो बहुत अच्छा सवाल था। रिचर्ड सचमैन जो थे उसने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल दिया, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान दिया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा रिचर्ड सचमैन का। यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछे गए मनोविज्ञान के, जो बिल्कुल अटपटे आगे कुछ प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न, एक पुस्तक है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, जो मैं अंत में आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। तो उस पुस्तक से सभी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, स्पष्ट रूप से बहुत शानदार तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। केवल तथ्य उठाकर नहीं दिए गए, बल्कि बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है। तो आप इसका अवलोकन अवश्य करें नेक्स्ट भर्ती परीक्षा के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 जो है पियाजे से संबंधित था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन इस प्रकार के थे कि साधारण रूप से अलग कर ले, 11 वर्ष या उससे अधिक, और यहाँ पर 11 माह था, तो 11 माह तो हो ही नहीं सकता, तो 11 वर्ष या उससे अधिक। तो 11-12 वर्ष से अधिक जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। 4 अवस्था उन्होंने बताई, सामान्य प्रश्न था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया गया है, शिक्षक, ये बहुत अच्छा सवाल था, इस पेपर का एक बेहतरीन सवाल हम कह सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है वह उसका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिमान में से नहीं दिया, सॉरी, ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है, जिसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है, उसने सामाजिक अधिगम करने के लिए बच्चा 4 चीज़ों से गुजरता है।
तो वहाँ पर उसका कौन सा क्रम है, तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर इसके अनुसार मुख्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब बच्चा किसी बात को देखता है और उसका अवलोकन करता है और उसको उसी रूप में प्रेजेंट करता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है, छात्र उसी का अनुकरण करते हैं, तो इसे कहेंगे प्रतिधारण। प्रतिधारण कहते हैं इसको, इसका ध्यान रखना। पेज संख्या 132 पर ये स्पष्ट रूप से बुक में दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, संवेगात्मक बुद्धि के प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व कौन सा है। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष और प्रमुख तत्व, तो देखो बुद्धि लब्धि जो है ये संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष और प्रमुख तत्व नहीं होता है। अभी क्षमता एबिलिटी जो जन्मजात होती है, ये संवेगात्मक बुद्धि। अब ये ऑप्शन जो है इस प्रकार थे कि इसमें ऑप्शन शेष होते ही ये चीज़ हल हो जाती है। देखो दो चीज़ तो आपको कंफर्म पता है कि संवेगात्मक बुद्धि की बात कर रहा है तो संवेगात्मक जागरूकता होनी चाहिए, उसमें सजगता होनी चाहिए, इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, और संवेगात्मक नियंत्रण कंट्रोल भी होना चाहिए। तो सजगता और नियंत्रण दो स्पष्ट रूप से ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर बी और सी है। अब अगर हम डी भी माने तो बी सी डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से ये बिल्कुल इजी सवाल हम कह सकते हैं जो सामान्य रूप से अलग हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद है क्वेश्चन नंबर 65 पर है शिक्षा मनोविज्ञान। पहली यूनिट से प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसकी है। तो मित्रों ये जो परिभाषा क्रो एंड क्रो की है, स्पष्ट रूप से बुक में जो है ये परिभाषा पेज नंबर 21 पर दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार। यहाँ पर आप ध्यान करें, किशोर छात्रों के कैसे व्यवहार, अवांछित व्यवहार, जो हम नहीं चाहते ऐसा व्यवहार जो है बच्चा यदि करता है और उस व्यवहार में यदि हमको संशोधन करना हो, तो संशोधन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। यदि कोई बालक अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अवांछित करता है, जो हम नहीं चाहते, जो समाज स्वीकृति नहीं देता, ऐसा व्यवहार करता है, तो उसमें संशोधन के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को दंड देंगे। हमने आपको पहले भी क्लासों में जब हम ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बताया था दंड किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता, दंड पुनर्वलन भी नहीं होता। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। माता पिता को सूचित करना, देखो जब भी कोई बच्चे में कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है तो तुरंत माता पिता को सूचित नहीं करेंगे। ये बाद की प्रोसेस, जब कोई बात नहीं मान रहा है तो डाटा इकट्ठा करेंगे, माता पिता से पूछेंगे, रीजन पूछेंगे। उन्हें नज़रअंदाज कर देना, तो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, ये शिक्षक का दायित्व नहीं है। शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए उसमें सुधार और उपाय सुझाए जाएं। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा संयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है। यहाँ पर ये संयोगात्मक जो अधिगम है कोऑपरेटिव लर्निंग से सवाल पूछा है। तो संयोगात्मक जो अधिगम है ये 304 पेज पर बुक में एज इट इज यही ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे 4 जो दे रखे हैं, तो उनमें से एक आपको पहचाना था कि अवयव कौन सा नहीं है। तो संयोगात्मक जो अधिगम है कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वहां पर आमने सामने की अंत्यक्रिया बिल्कुल होती है, आमने सामने की अंत्यक्रिया भी होती है, व्यक्तिगत जवाबदेही भी होती है, और जब आमने सामने की अंत्यक्रिया होगी तो पॉजिटिव अंतर्निर्भरता होती है उसमें। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत संप्राप्ति, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलत ही पूछ रहा है कि अधिगम का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर आपका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, तो उत्तर होगा 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 69 जो क्वेश्चन है ये मिलान वाला था कि कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। जो भी 4 चरण होते हैं तो 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए हैं, जो क्रम दिए गए वो नीचे दिए गए, लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो कोड के अनुसार उन्हें क्रम में आपको जचाना है। तो ये इसका आप प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं इस पेपर का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिमानों को लागू करने के
करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। यानी उसको जब शिक्षण प्रतिमान के जो हम एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं और उनका क्या क्रम है नियोजन में, तो उन नियोजन की आवश्यकता होती है। उसका क्रम क्या है तो उसको हमको पहचानना है, व्यवस्थित करना है क्रम को। तो यहाँ पर जैसे नाम बदल के कुछ इसमें दिया गया है, तो जैसे लक्ष्य होता है, फोकस होता है किसी चीज़ में। प्रतिमान के 4 आधारभूत तत्व होते हैं, जैसे फोकस होता है, एक संरचना होती है, सिनेटेक्स होता है, सामाजिक प्रणाली होती है और मूल्यांकन प्रणाली होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संरचना है, जो संरचना दिया हुआ है, संरचना जो इन ऑप्शन के हिसाब से पहला जो है वो संरचना दी सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो व्यय है वो पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर संरचना होगा, फिर प्रतिक्रिया सिद्धांत, फिर इसके बाद सहायक अवलंब प्रणाली और फिर सामाजिक प्रणाली अंत में। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 82 पर है। 82 प्रश्न संख्या 82, क्योंकि गैप बहुत दिया हुआ है पेपर में। 82 पर स्किनर का सवाल है ये। 82 पर स्किनर महोदय का जो प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया कि बच्चा स्वगति से सीखने पर यहाँ पर बल दिया है, ये बात तो इसमें सही है। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया कि जब कोई क्रिया पहले से चल रही हो, उसके बीच में हम पुनर्बलन दें तो क्रिया दोबारा हो जाए, तो इसमें स्वगति से बच्चा सीखता है। इसके क्या पढ़ाया जाना है इसकी स्पष्टता पर बल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए, और इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसमें पहला तो आपको बिल्कुल लग रहा है और चौथा भी बिल्कुल सही है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। इन बच्चों को स्वगति से सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चा स्वयं जब करके सीखेगा, उसको वातावरण दे और जैसा वो करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी यानी पुनर्बलन दे। तो अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, समझ खुद ही विकसित होगी। ये 2 कथन तो बिल्कुल सही है। अब बात आती 2 कथनों की, यह क्या पढ़ाया जाना है, इसकी स्पष्टता पर बल देता है। यानी ये जो सिद्धांत है कि क्या पढ़ाया जाना, इसकी स्पष्टता, देखो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 ये गलत कथन है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में पहले उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी पहले स्पष्ट होता ही नहीं, उद्दीपक क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको जब भी ऑफलाइन वीडियो या मेरे ऑनलाइन वीडियो जब भी है डले हुए, आप उनको देख सकते हैं, तो वहाँ पर पहले उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता। एकमात्र सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका वो 2 नंबर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है। आईसीटी का प्रश्न पूछा है, सामान्य सा प्रश्न है। जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी के आधार पर इसको आराम से हल कर सकते हैं। आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है, बिल्कुल है। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है। जब टेक्निकल चीज़ का सहारा लिया जाता है तो उसमें शारीरिक परिश्रम जो है कम हो जाता है, ये बात भी सही है। और आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। देखो शिक्षक का विकल्प होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कथन सही नहीं है, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ये भी कथन सही है। तो ये सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो 3 नंबर बनेगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसमें। 96 नहीं है ये, 1 मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 96 ही है। यहाँ जनसंचार का माध्यम है, ये जो है आपका टॉपिक संप्रेषण वाले टॉपिक में से है। तो जनसंचार का माध्यम बहुत सामान्य क्वेश्चन था, आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी, इंटरनेट भी है, ये जनसंचार के माध्यम में सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 पर दिया हुआ है। 101 संख्या पर संप्रेषण प्रक्रिया का, दोनों लगातार संप्रेषण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक से। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है
प्रथम तत्व सॉरी। तो प्रथम जो तत्व पूछा है, पहला जो तत्व है क्या होता है, संदेश भेजने वाला। वह संदेश भेजने वाला होता है, वो प्रथम तत्व होता है। इसके बाद संदेश किस रूप में भेजा जाएगा, फिर उसको प्राप्त करने वाला होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी, तो यहाँ पर भेजने वाला प्रथम होगा। अब यही प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता था थोड़ा सा अगर इसको बदल करके देते तो। यदि इसमें ऑप्शन बदल देता, ऑप्शन इस प्रकार देता कि संप्रेषण का संदर्भ, संदेश का स्रोत, और ये जो आपके दिया हुआ है संप्रेषण का माध्यम, इस प्रकार ऑप्शन होता तो ये क्वेश्चन और भी जटिल हो सकता था। तो बिल्कुल सिंपल है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 102 ही दिया हुआ है। निर्मितवाद या रचनावाद या संरचनावाद उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है। तो अधिगम की दशा कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो अधिगम की दशा कौन सी नहीं, जटिल अधिगम वातावरण। तो निर्मितवाद, पहले तो ये समझ लें निर्मितवाद होता क्या है। निर्मितवाद या संरचनावाद में अध्यापक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और वहाँ पर एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर बच्चे परस्पर विचार विमर्श करते हैं, समूह में उनको बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी अधिगम की दशा नहीं होती निर्मितवाद में, तो जटिल अधिगम वातावरण। तो जटिल अधिगम वातावरण, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अधिगम वातावरण को सौहार्दपूर्ण और अंत्यक्रिया युक्त बनाया जाता है निर्मितवाद में, जटिल नहीं बनाया जाता। बहुपरिप्रेक्ष्य, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, सामाजिक पारस्परिक सहमति भी होती है, अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व भी होता है, इस पर पकड़ होती है अध्यापक की। तो जटिल अधिगम वातावरण ये अधिगम की दशा नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 कंप्यूटर का है, आईसीटी में से। कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी कि जो कंप्यूटर सहाय अधिगम है CAI और CAL, तो CAI जो कंप्यूटर सहायक कंप्यूटर एसिडेड लर्निंग है, तो वहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं। कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है, यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। अब देखो, व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। यह शिक्षण को प्रभावी बिल्कुल बनाता है, यह अधिगम को प्रभावी बनाता है, तो शिक्षण को भी प्रभावी बनाता है और सीखने को प्रभावी बनाता है, दोनों कथन सही है। कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है, बिल्कुल। कंप्यूटर समर्थित जो अधिगम है उसमें कंप्यूटर तो प्रथम अवयव होगा ही, तो यहाँ पर ये कथन ही क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलत ही पूछा था, जो सही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 पर दिया हुआ है, 120 संख्या पर आपका जो सवाल है मनोविज्ञान का, यहाँ पर ये प्रश्न और मिल गया है, 119 पर दिया हुआ है, 119 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यानी प्रणाली का समष्टिज है। तो प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अदाबी, प्रदाबी, प्रक्रिया, 3 बातों का आपको पता है। पर्यावरणीय जो संदर्भ होते हैं वो पर्यावरणीय संदर्भ भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता। शिक्षण अधिगम सामग्री की जो महत्ता है की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसमें विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक भी होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना प्रभावी होगा उतना ही अच्छा सीखेंगे, तो अधिगम में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। अनुदेशन विधियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक होता है, अनुदेशन विधियों तक। तो ये पूछा है कौन सा कथन उपयुक्त है, तो यहाँ पर अनुदेशन विधियों तक पहुंचने में भी ये उपयोगी है, ये भी कथन ठीक है। विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक है, अनुदेशन विद्यार्थियों तक पहुंचने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और तीसरा, विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक है, आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में। देखो 3 कथन तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि विद्यार्थियों का अधिगम में सहायक है, अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक होता है और आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक है। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा के स्तर को, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो अभिप्रेरणा के स्तर को कुछ हद तक बढ़ाता है। अब ये डिपेंड एक्सपर्ट पर करेगा कि वो इनका 4 ऑप्शन सही मानता है, 3 मानता है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 3 नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है 126,
126 नंबर का प्रश्न देखते हैं फटाफट। किशोर अवस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किशोर अवस्था में नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव कम पैदा करते हैं, नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक हो जाते हैं और नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त हो जाते हैं। तो जब नैतिक निर्णय की बात आई है तो ये सवाल देखो बेसिक बनकर के बहुत अच्छा सवाल पूछा है इस पेपर का। 126 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित, देखो अगर ये वर्ड दिया कम, अब स्व केंद्रित तो होते हैं नैतिक निर्णय, लेकिन इसने क्या मतलब पूरे रूप से नहीं होते, कम होते हैं। तो ये कथन भी मुझे ठीक लग रहा है। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक दबाव, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करते हैं। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं, तो नैतिक निर्णय जो लिए जाएंगे वो बुद्धि के आधार पर ही लिए जाएंगे, ये भी होते हैं, ये कथन भी सही है। और नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त हो जाते हैं, तो अमूर्त होते हैं नैतिक निर्णय, ये भी ठीक है। तो मुझे जो कथन गलत लग रहा है वो यही लग रहा है, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक या दबाव पैदा करते हैं, क्योंकि नैतिक निर्णय जब भी लिए जाते हैं तो वहाँ पर दबाव और तनाव तो पैदा करते ही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 पर शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं ध्यान जरूर रखना था। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है। यह शिक्षण अधिगम करता और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो शिक्षण लर्निंग जो करता है बच्चा वो, और शिक्षण प्रक्रिया प्रोसेस दोनों संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। और चौथा ऑप्शन है यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में भी उपयोगी है। 2 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, 3 नंबर, यह विविध अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है, ये नहीं जो वर्ड है ना, ये कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर जो 138 है, इसमें हम देखते हैं 138 नंबर पर क्वेश्चन नंबर, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके द्वारा पशु और जानवरों पर प्रयोग किए गए उनकी युग्म को सुमेलित करना है। बहुत आसान प्रश्न था। वही थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर किया, पावलोव ने कुत्ते पर किया, कोहलर ने कबूतर पर नहीं किया था, चिंपैंजी वनमानुष पर किया था। और अगला जो क्वेश्चन है 141 नंबर पर, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। देखो मानसिक, मेंटल जो, जब हेल्थ बिगड़ेगी, मानसिक स्वास्थ्य जब खराब होता है व्यक्ति का, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, समायोजन को भी प्रभावित करता है, और हमारा थिंकिंग, यानी हम बेचैन हो जाते हैं, थिंकिंग, उससे चिंतन भी प्रभावित होता है। तो सभी चीज़ें आएंगी ए, बी, सी और डी यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, शायद यही अंतिम प्रश्न है, यही था। तो ये मनोविज्ञान के आपके समक्ष 20 प्रश्न थे, या शायद 21 प्रश्न थे, और सभी प्रश्न इस पुस्तक से पूछे गए हैं। लक्ष्य पब्लिकेशन से प्रकाशित प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान एक समग्र अध्ययन जो पुस्तक है, यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी ICT और RT, यानी कि जो रीट के नए, अब आगामी जो भर्ती परीक्षा है रीट, उसके जो नए टॉपिक है वो भी बिल्कुल, ये नया एडिशन है, प्रथम संस्करण आप देख रहे हैं लक्ष्य पब्लिकेशन का। तो बेहतर कंटेंट के साथ ही पुस्तक का प्रेजेंटेशन है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के आए हुए समस्त प्रश्न दिए हुए थे। इस पुस्तक से सभी जो पेपर प्रश्न है वो इस पुस्तक से पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड के जो है प्रश्न भी दिए गए हैं, और रीट के प्रश्न, लगभग 2000 प्रश्नों का यहाँ पर संकलन है, और लेखक डॉक्टर अनिल कुमार यादव इसके लेखक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के नंबर भी दिए गए हैं। कोई भी समस्या हो या कोई प्रश्न के बारे में जानना हो तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। फेसबुक ID भी दी गई है, और चैनल का नाम प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल। मित्रों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर फेसबुक जो है अकाउंट है वो फुल हो चुका है, लिमिट फुल हो चुकी है, तो आप जो डॉक्टर साहब का फेसबुक पेज है उस पेज को आप जुड़ सकते हैं पेज से, और पेज का नाम है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान। तो फेसबुक पेज है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, उससे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।